गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आज हम पढ़ने वाले हैं AS11। AS11 का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। यस, हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए उसे जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले एक दो चीज़ बता देती हूँ कि जो नोट्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको मिल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, चैनल ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है AS11 का फॉरेन एक्सचेंज, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज डील किससे करता है? तीन चीज़ों में डील करता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंड ऑपरेशन में। ये दोनों हम इंडियस में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसके बारे में कोई AS डील कर रहा है तो सबसे पहले मुझे वो जानना पड़ेगा ना कि भाई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन refers to the transaction entered by entity in foreign currency other than the Indian rupees और Indian currency. See, we all are Indians, तो हम लोग क्या है, हमारी करेंसी क्या हो गई? इंडियन रुपी हो गई। इस करेंसी को छोड़कर, मतलब जितना भी है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जितनी भी करेंसीज हो गई, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? फॉरेन करेंसीज हो जाएंगी। तो हमारी करेंसी छोड़कर हम जब किसी और करेंसी में डील करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम लोगों को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सारी चीज़ें, वो हमें ये फॉरेन एक्सचेंज, ये हमें AS11 बताता है। तो अब आपको समझ आया कि हम लोग AS11 पढ़ते क्यों हैं, ताकि हम जो फॉरेन करेंसी में कोई डील कर रहे हैं तो हम उसको कैसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करें, इसके लिए हम लोग AS11 को पढ़ते हैं। चलिए, मैं आपको एक बार ट्रांजैक्शन बता देती हूँ कि ट्रांजैक्शन किस टाइप की होती हैं, इससे आपको समझ आएगा। जैसे A एक इंसान है, B एक इंसान है, ये इंडिया में है और ये आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया है। A ने B से मशीनरी मंगाई और वो भी क्रेडिट पे मंगाई, ठीक है। और ये उसने मंगाई थी $1000 में मंगाई थी, ठीक है। और उस टाइम पे $1 का अमाउंट इंडिया में चल रहा था 40 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये एक फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मैं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है और एक ट्रांजैक्शन हो रही है, मशीनरी आ रही है एंड बाद में तो पैसा जाएगा ना। अभी क्रेडिट पे, बाद में तो पैसा जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो इसमें हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो चलो 40 रुपीज़ का है, मतलब बाद में अगर यही कॉस्ट 45 हो जाए, जो डॉलर की जो कॉस्ट है वो 45 हो जाए, तब जो दिक्कत आती हैं, इन दिक्कत से लड़ने के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं और हम लोग इसी के लिए AS पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब बात आती है रिकॉर्डिंग की। देखो, सारा काम ही रिकॉर्ड का है ना, कि रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इनिशियल रिकॉग्निशन, उसके बाद हम करते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। जब भी आप कोई क्वेश्चन भी कर रहे हो या प्रैक्टिकली हो, थ्योरी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले इनिशियल आएगा, देन सब्सिक्वेंट आएगा। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले, तो सबसे पहले रिकॉर्ड। तो सबसे पहले रिकॉर्ड हम कब करते हैं? जब हमने वो ट्रांजैक्शन की होती है। ट्रांजैक्शन जिस दिन कर रहे हैं उस दिन अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम लोग कौन से रेट पे रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियसली उसी रेट पे रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। तो हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन के, हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को यही है, ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड स्पॉट रेट, कि हम उसे स्पॉट रेट में रिकॉर्ड करेंगे। यही इंपॉर्टेंट है। बाकी के 2 प्रैक्टिकली नहीं आते हैं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट और एवरेज रेट ड्यूरिंग द वीक और द मंथ, जब फ्लक्चुएशन नहीं हो रही हो तो ऐसा कोई एवरेज निकाल सकते हैं हम रेट का, वो भी उस रेट पे भी हम इनिशियली रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर वेटेड एवरेज में भी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि सबसे पहले अगर मैं अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँगी तो किस रेट पे रिकॉर्ड करूँगी? तो मैं उसको स्पॉट रेट पे ही रिकॉर्ड करूँगी। यही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में गिवन होता है स्पॉट रेट, कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन डॉलर का, ये इंडियन रुपये में ये वाली चीज़ चल रही थी, अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो आपको समझ आया, इनिशियल रिकॉर्ड मतलब स्टार्टिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं। स्टार्टिंग में रिकॉर्ड मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन के रेट को क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। तो हम रिकॉर्ड किस पे कर लेंगे? स्पॉट रेट पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से, वही एग्जाम्पल वाला आपको बताती हूँ। वही A और B थे, उसने मशीनरी मंगाई थी और मैंने क्या बोला था? $1000 की मंगाई थी और उस दिन डॉलर का क्या कॉस्ट चल रही थी?
$1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़ चल रहा था। अब मुझे इसको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी, $1000 का मंगाया था ना, तो रुपीज़, देखिए ₹40 इंटू $1000 मैं कर लूँगी और मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूँगी कि मैंने वो मशीनरी अभी 40,000 की ली है। ठीक है, आपको समझ आया? दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। इसके बाद की रिकॉग्निशन देखते हैं। इसके बाद का रिकॉग्निशन होता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में है ना, वो इतना इजी नहीं है, वहीं पे ये सारा खेल होता है। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से समझिएगा कि इसमें एक वर्ड आ रहा है, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है FCMI। FCMI इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, यस। और ये है ये है NFCMI, मतलब नॉन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, कि वो नहीं है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, बाकी के फॉरेन मॉनेटरी आइटम्स हैं फॉरेन करेंसी के। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मैं नोट्स में लिखना भूल गई हूँ। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई आइटम सेटिस्फाई कर देता है तो वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम बन जाता है। ये 3 कंडीशन आप अभी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पहली कंडीशन देखो, ये कंडीशन मैं किसके लिए कर रही हूँ? FCMI के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है? वो एसेट या लाइबिलिटी होना चाहिए, मतलब या तो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरी चीज़, रिलाइज्ड फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, वो फॉरेन करेंसी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, राइट। और एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ भैया वो पे करेगा, उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, समझे। अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तब तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ट्रांजैक्शन, तो ये अगर 3 चीज़ है तो क्या बन जाता है? FCMI बन जाता है। एक और शॉर्टकट तरीका है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एक और शॉर्टकट तरीका है इसको याद करने का, आप वो लाइन भी लिख सकते हो, एसेट एंड लाइबिलिटी दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ऐसा कोई एसेट या लाइबिलिटी जिसकी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि आपके अगर कैश है, वो 10,000 लिखा है तो वो 10,000 का 10,000 ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। वो मॉनेटरी आइटम की अगर मैं बात करूँ तो मॉनेटरी आइटम वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू रहती है। यहाँ मैं बात करती फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, तब आपको वो 3 कंडीशन देखनी होगी। समझे डिफरेंस, क्या डिफरेंस आता है? ठीक है, अगर आप बात आती है कि अगर वो आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम आपका है, तो आप उसमें क्लोजिंग रेट से आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। किस रेट से करोगे? क्लोजिंग रेट से आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ए और बी वाले में उसने क्रेडिट पे लिया था। क्रेडिट पे लिया, इसका मतलब क्या है? लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी है, और बाद में जो रेट था वो 45 हो गया था, तो आप उसको आप किस रेट पे रिकॉर्ड कर लोगे? 45 पे रिकॉर्ड कर लोगे। और जो 5 का डिफरेंस हुआ वो क्या चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये समझो। 45 पे जो 45 रेट हो गया वो आपका क्लोजिंग रेट हो गया। समझ आया? बैलेंस शीट डेट वाले दिन जो रेट होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट। अब आप समझे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का। बात आती है अगर वो नॉन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, तब 2 चीज़ देखनी है कि वो फिक्स्ड एसेट है कि अदर देन फिक्स्ड एसेट है। अगर फिक्स्ड एसेट है तो इनिशियली रिकॉर्ड होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट में, बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांजैक्शन वाले दिन वाले रेट पे, दैट इज स्पॉट रेट पे, अगर वो फिक्स्ड एसेट है और नॉन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है। और अगर वो नॉन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और अदर देन फिक्स्ड एसेट है, तो वो फेयर वैल्यू और NRV ऑन द बैलेंस शीट डेट जो भी होगा उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हो तो ये देखो कि वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है कि नहीं है, उसी पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब बात आती है, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है रेट डिफरेंस डिस्क्लोजर। मैं एक्सचेंज रेट बोल रही हूँ, एक्सचेंज डिफरेंस बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको कराया था, ए था
उसने मशीनरी मंगाई थी बी से ऑन क्रेडिट पे। पहले जो $1 का जो कॉस्ट था वो ₹40 चल रहा था, बाद में उसी डॉलर का कॉस्ट 45 हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंस में जो ₹5 का आया, और उसने $1000 में वो मंगाई थी, तो इसका मतलब 5000 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो 5000 का डिफरेंस है ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये जो लॉस है यही हमारा ईडी है, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज क्या ना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की वजह से जो डिफरेंस आया दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस, और ये एक तरीके से लॉस होता है। और इसके बारे में ही अब हम पढ़ रहे हैं। देखो अगर वो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि मतलब आपने वो जैसे कि कोई डेटर हो गया या कोई क्रेडिट था, कोई आपकी एसेट लाइबिलिटी जो करंट एसेट की वजह से कुछ है, तब आपका कुछ डिफरेंस आता है, तब आप उसको डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दो कि भैया हमारा लॉस है, हम लोगों ने पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया, कोई झगड़ा ही नहीं है। अप्लाई पैरा 13 ऑफ AS11 कि वो पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दो, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा आता है यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म हो। आप अगर लॉन्ग टर्म है तब भी आप पीएनएल में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये आपको ऑप्शन दिया। 2009 में कंपनीज़ को दिया था, 2012 में नॉन कंपनीज़ को दिया था कि आप इसे कैपिटलाइज कर सकते हो। अब कैपिटलाइज क्यों कर सकते हो, मतलब क्यों करना था ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक चीज़ सुनिए, ये जो डिसीजन लिया था वो सिर्फ अप टू मार्च 2020 तक का डिसीजन था कि 2020 तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो, उससे आगे का अभी कुछ नहीं बताया हुआ है। ठीक है, अब कैपिटलाइज क्यों करना था ये भी देखिए एक बार के लिए। देखो कैपिटलाइज क्यों करना था, जैसे पहले क्या, जैसे बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने देखा कि फ़ॉरेन में ना अभी बहुत एसेट्स बहुत कम रेट में मिल रहे हैं, और उस टाइम $1 का कॉस्ट ना ₹30 चल रहा था, इंडियन रुपी। ठीक है, तो उसने लोन लेकर बहुत सारे एसेट्स मंगा लिए, मतलब समझ लो $10 लाख के उसने एसेट्स मंगा लिए। अब एट द एंड ऑफ द ईयर $1 की जो कॉस्ट थी ना वो ₹50 हो गई, ₹50 हो गई। ये जो 20 का डिफरेंस है, इस 20 के डिफरेंस से आप मान सकते हो 20 इंटू 10 कितना कितना उसको लॉस हो गया होगा, राइट। तो इस लॉस से उसे बचाने के लिए, भाई इतना बड़ा अगर लॉस होगा तो मार्केट में तो हाहाकार मच जाएगा, बिल्कुल सब कुछ ताबड़तोड़ सब कुछ ख़त्म होने को हो जाएगा, क्योंकि वो लोन में इतना डूब गया है, उसकी कंपनी डूब जाएगी। तो ये वाली कंडीशन ना हो, हमारा मार्केट बचा रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। चलो ठीक है, ऑप्शन दे दिया कैपिटलाइज करने के लिए। तो कैपिटलाइज के लिए करना क्या जाएगा, कैपिटलाइज करते वक्त आप ये देखिए कि आपका जो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है, सबसे पहले फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है वो डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं है। अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, सबसे पहले नॉन के लिए मैं बताती हूँ, नॉन में क्या आ गया, लैंड आ गया या कोई पेमेंट आ गई। ठीक है, लैंड है तब आप उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो रिजर्व एंड सरप्लस में, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मतलब आपको मसला ही नहीं है, आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में आराम से भेज दो, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बात आती है जब वो एक डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो ट्रांसफ़र करो एसेट अकाउंट में और डेप्रिशिएट इट इन रिमेनिंग लाइफ। इसका मतलब है एज अ डेप्रिसिएशन उसको एसेट अकाउंट में भेजो, एज अ डेप्रिसिएशन कुछ भी एसेट अकाउंट में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एसेट की कॉस्ट में से उसको लेस कर दो, उसकी कैरिंग अमाउंट में से उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एसेट अकाउंट में एंड डेप्रिशिएटेड इन रिमेनिंग लाइफ। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करा देती हूँ इसको, कि पूरा रिवाइज़ करेंगे कि हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस आया। एक्सचेंज डिफरेंस अगर शॉर्ट टर्म का है तो उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दो, लॉन्ग टर्म का भी है तो पीएनएल में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन है कैपिटलाइज का। कैपिटलाइज करना है तो आपको बता देगा, और वरना आप अजम्पशन लगा के भी उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। एंड अगर कैपिटलाइज करना है तो देखो डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं है, या नॉन डेप्रिशिएबल है। डेप्रिशिएबल है तो एसेट की अकाउंट में चला जाएगा एंड देन डेप्रिशिएट लाइक नॉर्मली तरीके से, अदरवाइज़ वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, 15 मिनट भी नहीं हुए हैं और हम लोगों ने पूरा एस कंप्लीट कर लिया है। देखो हो गया ना जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं था। अभी चलो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्दी से एंड सारा कुछ कवर करेंगे, आपको क्वेश्चन से ना समझ आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सचेंज रेट का, कि गुड्स परचेज्ड ऑन 24 मार्च 2011 को $1,00,000 के थे। हमारे पास रेट दे रखा है, जो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो कौन सा रेट होता है, स्पॉट रेट होता है।
ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज रेट जो है वो 31 मार्च टू है, मतलब ये आपको लास्ट का जो रेट दे रखा है, इसका मतलब ये रेट आपके पास क्या होगा, जो लास्ट में बैलेंस शीट के टाइम पे दे रखा था वो होता है क्लोजिंग रेट, और एक्चुअल पेमेंट हुई है 5 जून 12 को, मतलब एक्चुअल पेमेंट ये हुई है। इसका मतलब आपने जब गुड्स खरीदे और एक्चुअल पेमेंट यहाँ हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब हो गया आपने जो गुड्स खरीदे थे वो क्रेडिट पे खरीदे थे। क्रेडिट का मतलब, क्योंकि अगर मैं गुड्स को लेके चलूँ तो गुड्स तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज कुछ हुआ नहीं ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्रेडिट पे खरीदे, इसका मतलब पैसा देना है लेना है वो वाली चीज़ हो गई, तो यहाँ पर ये लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन में करना क्या होता है वो देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को करना होता है, जैसे कि मैंने बोला था, रिकॉर्ड जब हम करते हैं कोई भी चीज़ तो सबसे पहले हम लोगों को करना होता है इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन होता किस पे है, स्पॉट रेट पे होता है। तो देखो स्पॉट रेट कितना था, 46.60 था, और हम लोगों ने ख़रीदा कितना है, ये $1,00,000 पे ख़रीदा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 46,60,000 हमारे पास, हमने इनिशियल रिकॉग्निशन कर लिया उसकी। ठीक है, ये हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन। अब बात आती है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है वो मॉनेटरी आइटम है कि नहीं है। अगर मैं गुड्स का लगा के देखूं तो मॉनेटरी आइटम नहीं है, क्योंकि कोई फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बात आती है उसने क्रेडिट पे, क्योंकि पेमेंट अगर वो बाद में कर रहा है इसका मतलब उसने क्रेडिट पे लिया। क्रेडिट वाली चीज़ क्या हो गई, क्रेडिट वाली चीज़ क्या हो गई, वो एक लाइबिलिटी हो गई, वो बाद में पे कर रहा है, तो वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम मैंने ले लिया है। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करते हैं। और याद रखना हम लोगों को लॉस जो है ना वो 10-11 और 11-12 दोनों के बारे में बताना है। तो यहाँ मैं अभी जो डील कर रही हूँ वो 10-11 से डील कर रही हूँ, राइट। 10-11 में क्लोजिंग रेट हम लोगों को कितना, देखो 10-11 का क्लोजिंग रेट कितना है, 47 है। तो $1,00,000, 1,00,000 इंटू 47, तो कितना आ जाएगा, 47 लाख आ जाएगा। मेरे पास क्लोजिंग का भी आ गया, मेरे पास इनिशियल रिकॉग्निशन भी है। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, अब मैं निकाल सकती हूँ एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा, 47 लाख माइनस 46 लाख.60, तो ये मेरा एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा 40,000 का। क्या ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस के बाद हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म देखते हैं। शॉर्ट टर्म है क्योंकि क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, विद इन 1 ईयर है, शॉर्ट टर्म हो गया, तो मैं इसको क्या कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगी, P&L में ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्या यही हमने क्वेश्चन में देखा है कि AS11 में देखो रिकॉर्ड करेंगे इस पे, तो ये हमारा ये अमाउंट आ गया। आइटम शुड बी यूजिंग द क्लोजिंग रेट पे हमने 47 लाख निकाल लिया, बाद में जो 40,000 है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों ने उसको 47 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि क्लोजिंग रेट ये था। चलिए, ये तो 10-11 की बात हो गई। अब मैं बात करूँगी 11-12 की। 11-12 में हम लोगों को क्या करना है, वही वाली चीज़ है, इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियली अगर मैं स्टार्टिंग देखूँ, इसकी स्टार्टिंग 11-12 की स्टार्टिंग में अगर मैं देखूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 47 लाख, क्योंकि क्लोजिंग रेट था ना 47 लाख, तो ये हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, अब देखूं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में क्या है, क्लोजिंग रेट से करना है 47.50, तो मैं $1,00,000 को 47.50 पे ले लेती हूँ। 47.50 पे लूँगी, इसका मतलब 47 लाख.50 इतने लाख आ गए, माइनस 47 लाख, क्योंकि मुझे एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है, तो मेरा 50,000 का एक्सचेंज डिफरेंस आ जाता है। 50,000 का एक्सचेंज डिफरेंस मैं कहाँ ले जाऊँगी, वही शॉर्ट टर्म है तो P&L में ले जाऊँगी। देखो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा कि कैसे करना है। 2 और इलस्ट्रेशन करेंगे, इससे आपको पूरा चैप्टर ऐसे मतलब पूरा ये इतना अच्छे से हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं और करते हैं। देखो कभी कभी क्या है, इसमें आंसर्स बहुत अलग अलग लिखे हुए हैं, हम अजम्पशंस लिखेंगे एंड अपना आंसर्स कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ए लिमिटेड परचेज अ फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्टिंग 5,100 लाख, मतलब 5,100 लाख ऑन 1 जनवरी 2010 को, एंड द सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन करेंसी एंड पेबल इन द 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक्सचेंज रेट जो है वो 42.50 एंड 45 एंड डेट ये दे रखी है, मतलब स्पॉट रेट, क्लोजिंग रेट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर 31
दिसंबर 2010 को है। द एंटायर डिफरेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज रेट डिफरेंस को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ओ माय गॉड, इसने खुद ने बता दिया है कि हम लोगों को उसको कैपिटलाइज्ड करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनिशियल रिकॉग्निशन करना पड़ता है। इनिशियल रिकॉग्निशन होता किस पे, स्पॉट रेट पे होता है। स्पॉट रेट हम लोगों को गिवन है 42.5, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट अपने आप ही गिवन है। अब हम लोगों को ये देखना है कि डॉलर में कितना था। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी 5100 डिवाइडेड बाय 42.50 करके, 42.50 करके मेरा आ जाएगा 120 लाख। 120 लाख मतलब 120 लाख डॉलर का हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट लिया था। तो ये हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। देखो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा वो देखो। देखो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा कि हम लोगों को देखना पड़ता है ये मॉनेटरी आइटम है या नहीं है। सी, इसने बोला है कि फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी इसमें इन्वॉल्व है, ओके। इसमें एसेट खरीदा जा रहा है, हाँ खरीदा जा रहा है। फॉरेन करेंसी रियलाइज्ड है, हाँ है। कॉन्ट्रैक्ट तो है ही ना, उसको पे करना है दोबारा, ठीक है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम तो है, ठीक है। अगर है तो मैं उसको क्लोजिंग रेट में करूँगी। 120 लाख इंटू क्लोजिंग रेट इसका क्या था, 45 था, 45 है। तो मेरे को इसका जो कॉस्ट आ जाएगी वो 5400 आ जाएगी, 5400 लाख। और इनिशियली ये कितने का था, 5100 लाख का था। तो हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 300 लाख का आ जाएगा। कितनी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है वो, 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 100 लाख का अभी पे करना है। बाकी का जो 200 लाख है वो हम लोगों को बाद में पे करना है, ठीक है। तो 100 लाख है, 100 लाख तो अभी पे करना है, मतलब 100 लाख का जो लॉस वाली चीज़ है वो अभी पे करनी है, मतलब इसी में ही लॉस और सब कुछ आ गया। तो इसको तो मैं किस में ले जाऊंगी, P&L में ले जाऊंगी। बाकी 200 लाख को मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये नॉन डिप्रिशिएबल तो खाली लैंड होता है, तो इसको डिप्रिशिएबल एसेट समझ के 200 लाख को मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगी, मतलब एसेट अकाउंट में ले जाऊंगी और डिप्रिशिएशन के वे में लेके जाऊंगी, मतलब उसके में से लेस कर दूंगी। तो ये मैं अजम्पशन लिख सकती हूँ, आप अजम्पशन लिख देना क्वेश्चन में कि मैं इसको ऐसे ऐसे मान रही हूँ, लॉन्ग टर्म में कैपिटलाइज कर रही हूँ डेप्रिशिएबल एसेट लेकर, और इसीलिए मैं इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे अब आप अगर इसका सोल्यूशन देखोगे, सोल्यूशन बुक में क्या कर रखा है, पूरा का पूरा P&L में ले जा रखा है, लेकिन वो गलत है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज करना ना। अगर नहीं लिखा होता तो हम लोग पूरा P&L में ले जाते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी हम लोगों ने पढ़ा था, लॉन्ग टर्म में भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, कैपिटलाइज करना है तो अपनी मर्जी है, P&L में ले जाना है तो अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, मैं लास्ट टाइम आपको बता रही थी ना कि वो उन्होंने क्या कर रखा है, डायरेक्ट P&L से वो कर रखा है, जबकि कैपिटलाइज के लिए बोला था, तो ये गलत है। हमें कैपिटलाइज के लिए पर्टिकुलरली बोला गया है तो हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, वो चीज़ करनी चाहिए थी। चलो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 5000 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012, फॉरेन करेंसी में खरीदा है 5 अप्रैल 2013 को, ठीक है। एक्सचेंज रेट डॉलर जो है वो 50 है, 54 है, और ये स्पॉट रेट, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन 50 का रेट था, लास्ट डे 54 का है, मतलब स्पॉट रेट एंड क्लोजिंग रेट आपको गिवन है। द कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन सॉफ्ट लोन ऑफ $1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई 1 मई 2013 को। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंडिंग 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ इन्वॉल्व हैं, तो इस बात इसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व हैं। देखो सबसे पहले तो एक फिक्स्ड एसेट इन्वॉल्व है और एक अलग से लोन लिया गया है। तो हम यहाँ दो क्वेश्चन है एक तरीके से। ए जो पोर्शन है वो फिक्स्ड एसेट का है, बी जो पोर्शन है वो लोन का है। तो पहले फिक्स्ड एसेट वाला करेंगे, देन हम लोन वाला करेंगे। फिक्स्ड एसेट उसने लिया 5000 लाख का, ठीक है। और जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन हम लोग स्पॉट रेट पे करते हैं। तो 5000 लाख का उसने खरीदा, रेट हमें दे रखा है, हमें अभी डॉलर का नहीं पता कितने डॉलर्स में हमने उसको खरीदा। तो ये मैं 5000 डिवाइडेड बाय 50 करूँगी और ये हमारे पास आ जाएगा 100 लाख।
$100 लाख में हम लोगों ने उसे ख़रीदा है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने देखना है कि ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए क्या होता है कि हम लोगों को देखना पड़ता है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है कि नहीं है। तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के लिए ये देखो, ये फिक्स्ड एसेट है पेबल इन फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, हाँ है। तो ये और हम लोगों को पे भी करना है। तो ये हमारे पास ये हो गया FCMI है। FCMI है तो मैं इसको क्लोजिंग रेट पे कर लूँगी। तो अगर मैं $100 लाख को 54 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाता है 5400। तो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ जाएगा, सी देखो हमारे पास इनिशियल रिकॉग्निशन पे कितना था, 5000 था, और हमारा सब्सिक्वेंट पे कितना आया, 5400 आया, और हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और हम लोगों को अब एक्सचेंज डिफरेंस आ गया है, जैसा कि ये इसमें तो कुछ भी मसला ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, और इसमें तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चाहें तो P&L में भी ले जा सकते हैं, या फिर इसे डेप्रिशिएबल एसेट दिखाकर हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रखा है, यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं कहा है कि हमें कैपिटलाइज करना है, तो हम इसे P&L में भी ले जा सकते हैं। इट्स टोटली आवर चॉइस, लेकिन हम अजम्पशन लिख के चलेंगे, हम लोग अजम्पशन उसमें लिख कर आएंगे अगर हम उसको P&L में लेकर जा रहे हैं तो, ठीक है। पहला पार्ट हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट था कि उसने सॉफ्ट लोन लिया है 1 लाख का एंड पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो उसने लोन लिया, तो सबसे पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे, कोई भी चीज़ हो उसका इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन वही है, $1 लाख लिया और रेट उसको वही लगेगा, मतलब स्टार्टिंग वाला स्पॉट रेट ही लगेगा, 50 रुपीज़ लगेगा। तो इसका मतलब कितना आ गया, 50 लाख आ गया, $1 लाख, हाँ 50 लाख आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं सब्सिक्वेंट करूं तो ये देखो, ये एक लाइबिलिटी है, पे करनी है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी इन्वॉल्व है, तो वही चीज़ है क्लोजिंग रेट में हो जाएगा। क्लोजिंग रेट में अगर मैं करूँगी तो 54 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज डिफरेंस जो मेरे पास आएगा वो 4 लाख आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ईडी हमारे पास 4 लाख आ गया है, ठीक है। ईडी हमारे पास आ गया, लेकिन अब उसमें क्या कह रहा है कि पेबल इन इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट्स में, और फर्स्ट में 2013 को वो पे कर रहा है। तो 4 लाख को जब मैं 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करती हूँ तो आता है 1,33,333, ठीक है, ये आता है। तो पहले तो जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो तो हमने P&L में भेज दी, बाकी का जो इंस्टॉलमेंट बच गया, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो तो अभी अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भर रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भर रहे हैं, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए उसको हम लोग करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, और कैपिटलाइज करके उसको हम भेज देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। और ये चीज़ आप उसको एजम्पशन में भी लिख सकते हो, एंड यहाँ पर देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर मैंने पूरा AS11 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी मिस्टेक लगती है और कहीं पे भी कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, थैंक यू।